हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार, अर्थात इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है और उस वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल शुरू से लेसन 1 से भी आप मेरे सारे वीडियो को देखें, तभी आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन कम से कम इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहीं से मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। अगर आपने कोई सा भी अध्याय नहीं भी पढ़ा है तभी आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की संरचना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीएनए क्या होता है। तो मानव की कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, ये वाला, ठीक है, क्रोमोसोम होता है। और ये क्रोमोसोम को अगर बड़ा करें तो हमें मिलता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। अधिकांश जीवों में और कुछ वायरस में आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ होता है। और इस डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इसको भी मैंने बताया था। तो आप याद कीजिए पिछले वीडियो को मैंने क्या बताया था कि डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है शर्करा, फिर होता है फॉस्फेट और उसके बाद होता है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार। तो याद रखिएगा डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर होता है? शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार। ये जो शर्करा होता है वो कौन सा होता है? तो डिऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, ठीक है। फिर फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजनी क्षार होता है। ये 3 चीज़ें होते हैं और इसके बारे में मैंने आपको ये सारा कुछ पहले बताया है। तो ये डिऑक्सीराइबोस होता है, डिऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, साथ में फॉस्फेट होता है और जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनी क्षार वास्तव में कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? तो एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडीन, ठीक है, प्यूरिन और पायरीमिडीन। फिर मैंने बताया था कि प्यूरिन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, जबकि जो पायरीमिडीन होता है ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है थायमिन और दूसरा होता है साइटोसिन, ठीक है। अब उसके आगे यहाँ पे समझिए, मैंने अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने ये भी बताया था कि जो डीएनए होता है वो किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है डीएनए? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। यानी जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी संरचना होती है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड वास्तव में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो मिलकर के बना होता है शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार से, ठीक है। तो आपको फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं, ये याद कहाँ तक रखना है, एक क्रम में याद रखिएगा तभी आपके लिए याद रखना आसान होगा। कि क्या होता है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वो गुणसूत्र किससे मिलकर के बने होते हैं? तो गुणसूत्र में होता है डीएनए। और डीएनए किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? डीएनए मिलकर के बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? तो मिलकर के बना होता है शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार से, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन, पायरीमिडीन। प्यूरिन भी 2 तरह का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। और पायरीमिडीन भी 2 तरह का होता है, थायमिन और साइटोसिन। इसके बारे में मैंने आपको सब पिछले वीडियो में बता दिया है। फिर अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस कर लीजिए कि मनुष्य के जो मानव में डीएनए की लंबाई होती है वो लगभग 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है? तो लगभग 2.2 मीटर होती है। और यह लंबाई किस पे निर्भर करती है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संख्या पे, या हम ऐसे कह सकते हैं नाइट्रोजनी क्षार पे, ठीक है। कैसे इस पे निर्भर करेगा तो मैं आपको और थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है।
अब देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे संरचना बनाया है, ये यहाँ से आपको जो दिखाई देगा ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। देखिए इसमें क्या क्या है? एक फॉस्फेट है, ठीक है, फिर शर्करा है, और उसके बाद इसमें और क्या है? तो इसमें हाइड्रोक्सिल समूह है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहाँ से यहाँ तक दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग अनेक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए की संरचना की। तो आप पहचान गए कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपको दिख रहा है क्या क्या है? शर्करा है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनी क्षार है। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। तो देखिए डीएनए में अनेक सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसके द्वारा? फॉस्फेट द्वारा। देखिए ये फॉस्फेट से, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये शर्करा है, ठीक है। तो अनेक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें एक तरफ फॉस्फेट जुड़ा होता है, जिसे 5' सिरा या 5' किनारा कहते हैं, ठीक है, या 5' छोर भी कह सकते हैं। एक तरफ क्या होता है? फॉस्फेट होता है, ये पी दिखा रहा है आपको फॉस्फेट को, तो जिधर फॉस्फेट होता है उसे 5' सिरा कहते हैं, और जिधर OH यानी आपको हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसे 3' सिरा कहते हैं। देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे 3' सिरा कहेंगे। और ठीक इसके नीचे, इसमें देखिए ये शर्करा है, इसके नीचे क्या है? यहाँ पे तो ये एडेनिन है, ए दिखा रहा है एडेनिन को, टी दिखा रहा है थाइमिन को, सी साइटोसिन को, जी ग्वानिन को, ठीक है। ऐसे ही वो सी भी साइटोसिन को दिखाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी टी दिखाएगा थाइमिन को, ए दिखाएगा एडेनिन को, जी दिखाएगा ग्वानिन को, सी साइटोसिन को, और जी ग्वानिन को, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे समझिए, जो एक लंबी श्रृंखला है, तो वास्तव में जो डीएनए की संरचना होती है कैसी होती है? द्विलरीय संरचना होती है, थोड़ा सा आप पहले से जानते ही होंगे, ठीक है। तो 2 स्ट्रैंड होते हैं, यानी डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। अब देखिए इसको स्ट्रैंड भी कह सकते हैं और रज्जुक भी कह सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए में 2 रज्जुक होते हैं या फिर 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो ये देखिए पहली जो स्ट्रैंड है, पहला ऊपर वाला एक स्ट्रैंड ये है, और नीचे वाला स्ट्रैंड यानी दूसरा जो रज्जुक है वो ये है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एक रज्जुक होता है वो 5' सिरा से शुरू होता है और 3' सिरा पे जाकर के समाप्त होता है, यहाँ पे देखिएगा। और जो दूसरा होता है, यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ, और जो दूसरा होता है वो 5' सिरा शुरू होता है और आकर के यहाँ पे 3' सिरा पे समाप्त होता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीएनए का एक रज्जुक इस दिशा में होता है, कैसे? 5' से 3' की दिशा में। तो जो दूसरा रज्जुक होता है वो 5' से 3' की दिशा में होता है। यानी ये हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। एक रज्जुक 5' से 3' की ओर होगा, तो दूसरा रज्जुक 5' से 3' की ओर होगा। मतलब ये 5' से 3' की ओर है, तो ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, और इसी को कहते हैं प्रतिसमानांतर। प्रतिसमानांतर, क्योंकि समानांतर तो है लेकिन एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। ये इधर से है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के सभी प्रतिसमानांतर होते हैं। तो यही डीएनए की संरचना है। इसमें देखिए क्या क्या है, तो इसमें शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार है। ये नाइट्रोजनी क्षार है सभी, ठीक है। और इसकी 2 लड़ियां होती हैं, यानी 2 रज्जुक होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर वाला है वो 5' से सिरा से शुरू होकर 3' की ओर जाता है, और जो नीचे वाला है वो 3' से होकर के 5' से शुरू होकर के यहाँ पे 3' की ओर आएगा, यानी उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के प्रतिसमानांतर होते हैं। अब ये जो दोनों रज्जुक हैं ये एक बंध द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंध द्वारा जुड़े हुए हैं सभी एक दूसरे से। यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली ये बात है कि जो एडेनिन और थाइमिन होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, याद रखिएगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, और एडेनिन तथा थाइमिन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो देखिए एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, वैसे ही थाइमिन भी एडेनिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। एक ही चीज़ है, एडेनिन थाइमिन से जुड़े या थाइमिन एडेनिन से जुड़े। फिर साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन से भी जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर
साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है तथा साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से और साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो ये संरचना मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इस संरचना को आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसे मिटा करके फिर आपको जो द्विलरीय संरचना होती है वो दिखाता हूँ और फिर उसकी विशेषताएं बताता हूँ। ठीक है, इस फिगर को आप जरूर याद रखिएगा, तब उस फिगर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये सभी यहाँ से यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, ऐसे ही इसमें आपको 5 न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहा है। जबकि जो मनुष्य का डीएनए होता है वो कितना होता है, तो मैंने आपको बताया है 2.2 मीटर लंबा होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने, तो 3.3 × 10⁹ नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं एक में। तो देखिए, एक क्षार में, एक न्यूक्लियोटाइड में एक क्षार पाया जाता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में दूसरा क्षार पाया जाएगा। यानी इतने क्षार पाए जाते हैं, तो इतने ही न्यूक्लियोटाइड भी पाए जाते हैं एक लड़ी में। यानी केवल ऊपर वाला में इतना पाया जाता है, नीचे वाला में भी इतना ही पाया जाएगा। जितना ऊपर वाला में पाया जाएगा उतना ही नीचे वाला में। तो देखिए, ऊपर वाला में 3.3 × 10⁹ है, तो नीचे वाला में भी इतना पाया जाएगा। तो ऊपर और नीचे यानी दोनों, ये 5' से 3' वाला और उधर से 5' से फिर 3' वाला, इन दोनों को मिला करके देखें तो कितना हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁹ इतने क्षार युग्मक पाए जाते हैं। किसमें, तो मनुष्य के जो द्विगुणित डीएनए होता है, यानी द्विलरीय डीएनए होता है या द्विरजुक डीएनए होता है, उसमें इतने क्षार युग्म पाए जाता है। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं डीएनए की द्विकुंडली संरचना को। इसको क्या कहते हैं, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ठीक है, द्विकुंडली क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 कुंडली है, एक ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, 2 कुंडली है। अब यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया उसमें, कि एक सिरा किधर से होता है, एक 5' से ये जाता है, ये 5' होगा, तो इसका जो दूसरा सिरा होगा उसे हम लोग कहेंगे 3'। ठीक है, क्या कहेंगे, तो दूसरा कहेंगे 3', और तीसरा क्या होगा, इसमें 3' से शुरू होगा और ये जा करके इधर हो जाएगा, ये कहलाएगा 5'। ठीक है, तो ये सिरा होता है, इस तरह से होता है। और इस मॉडल को, यानी डीएनए की संरचना ऐसी होती है, इसे किसने दिया था, तो याद रख लीजिएगा, इसे दिया था जेम्स वाटसन व क्रिक ने। जेम्स वाटसन व क्रिक ने कब दिया था, 1953 ईस्वी में इस संरचना को, इस मॉडल को प्रस्तुत किया था कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना होती है। ठीक है, पहले भी मैंने जो बताया वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली संरचना, वो भी जेम्स वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। इनका नाम था जेम्स वाटसन और इनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। लेकिन आपको क्या रखना है, केवल ये वाटसन व क्रिक। ज़्यादातर आपको प्रश्न में यही पूछा था, वाटसन व क्रिक, कि डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है, यानी डीएनए का जो मॉडल होता है, किसने प्रस्तुत किया था, तो वाटसन व क्रिक ने। कब, 1953 ईस्वी में। ठीक है, अब समझते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सब एक एक करके नोट करते जाइए। जो दो कुंडली होती है, तो जो एक स्ट्रैंड होता है वो 5' से 3' की ओर होता है, जबकि दूसरा इधर ये 3' से होकर के 5' की ओर होगा। यानी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, यानी एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं। ठीक है, और एक कुंडली जो होती है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक कुंडली होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉन इसको पढ़ेंगे, एक के ऊपर ऐसे डिग्री जैसा चिन्ह लगाते हैं, इसे एंगस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक कुंडली के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडली के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। और एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं, तो एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो अब आप बताइए कि एक कुंडली की जो दूरी है वो 10 एंगस्ट्रॉन है, और एक कुंडली की जो दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉन है, और इनके बीच जो टोटल
न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी संख्या है 10। तो 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप 34 में 10 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि पूरी दूरी है 34 और इसमें 10 ठो न्यूक्लियोटाइड है, तो 10 से भाग दे दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 3.4। यानी 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। क्या होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। अगला चीज, जैसे मैंने आपको पहला बताया था कि दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर होता है। दूसरा हो गया कि एक कुंडली का घुमाव होता है वो कितना में पूरा होता है? कितना में? 34 एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। और एक कुंडली में 10 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये तीसरा था कि 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये जो कुंडली होती है वो दक्षिणवर्ती होती है, यानी दक्षिण की तरफ घूमी होती है। ऐसे, ये मान लीजिए कि नॉर्थ है तो ऐसे घूमी होगी, ठीक है। मतलब इस तरह से आप ऐसे समझिए ना, ऐसे दक्षिण की तरफ, ठीक है। ऐसे दक्षिण की ओर घूमी होती है, तो इसलिए दक्षिणवर्ती होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं BDNA, ठीक है। जो DNA कुंडली होती है वो दक्षिणवर्ती होती है, यानी दक्षिण की ओर घूमी रहती है ऐसे, तो उसको कहते हैं BDNA, ठीक है। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम BDNA। अगला पॉइंट नोट कीजिए, जो इसके बीच जो दोनों कुंडली में क्षार होते हैं उसमें से एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको बॉन्ड बना लेना है। तो एडेनिन थाइमिन किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से, जबकि एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे आपको एडेनिन थाइमिन मिले उसे डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और जहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन मिले वहाँ पे आप उसे ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये 4 ही क्षार युग्मक नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए 4 ही बनाया गया है, ठीक है। एक कुंडली में कितने होते हैं? तो 10 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी 10 ठो एक तरफ क्षार पाया जाएगा और एक तरफ 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल 4 को ही दिखाया गया है। बस आपको याद ये रखना है कि एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ तथा एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड रहता है और ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट नोट कीजिए कि जो दोनों कुंडली हैं, मतलब दोनों रज्जुक है, एक रज्जुक ये वाला है और एक रज्जुक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों रज्जुकों के बीच की दूरी दोनों रज्जुकों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितना? 20 एंगस्ट्रॉन। तो 2 रज्जुकों के बीच की दूरी होती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो कितनी होती है दूरी? तो ये होती है 20 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो DNA होता है वो द्विकुंडलीय संरचना है। दोनों कुंडली एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, यानी जो दोनों रज्जुक होते हैं वो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। एक रज्जुक 5 डैश से शुरू होकर 3 डैश की ओर जाता है, तो दूसरा 3 डैश से शुरू होकर के 5 डैश की ओर आता है, यानी दोनों रज्जुक एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। दूसरा पॉइंट कि एक कुंडली को पूरा होने में एक कुंडली के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है, इसलिए, और ठीक है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तीसरा पॉइंट कि एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक कुंडली में 10 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। चौथा पॉइंट, चूंकि 10 थे तो 34 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये चौथा पॉइंट है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। पांचवा आपको याद रखना है कि जो दोनों रज्जुक होते हैं उनमें से एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला पॉइंट है कि जो दोनों रज्जुक होते हैं उनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। और इस पूरे मॉडल को किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने, इसलिए इसको हम लोग वाटसन व क्रिक का मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा DNA का संरचना। अब इसमें कुछ पॉइंट और आपको जानना है कि देखिए, मैं इधर लिखता हूं। क्या होता है कि सबसे पहले DNA का द्विगुणन होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे DNA का द्विगुणन होगा।
और डीएनए का द्विगुणन के बाद अनुलेखन होता है। अनुलेखन 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 को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए का क्या होता है, अनुलेखन होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आरएनए बनता है। याद रखना है, डीएनए का पहले द्विगुणन होगा। क्या होगा इसका, द्विगुणन। द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन, द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन, यानी एक डीएनए से दो डीएनए का बना, इसका द्विगुणन होगा या रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो डीएनए का पहले रेप्लिकेशन होता है, फिर उसमें अनुलेखन होने से आरएनए बनता है। क्या होता है, अनुलेखन होने से, यानी अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन सेम चीज है, तो अनुलेखन होने से क्या होगा, आरएनए बनेगा। और आरएनए के बाद इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन या जिसे हम लोग कहते हैं रूपांतरण, रूपांतरण होगा, तब जाकर के बनता है प्रोटीन। ठीक है, क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सभी जीवों में। पहले क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यानी द्विगुणन होता है। द्विगुणन होने के बाद अनुलेखन होता है तो आरएनए बनता है, और आरएनए में रूपांतरण या ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। या आप ऐसे याद रखिएगा कि डीएनए से, ये भी समझ लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए से आरएनए जिस प्रक्रिया द्वारा बनता है, डीएनए से आरएनए जिस प्रक्रिया द्वारा बनता है उसे अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए जिस प्रक्रिया द्वारा बनता है उसे अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही आरएनए से प्रोटीन जिस प्रक्रिया द्वारा बनता है उसे क्या कहते हैं, रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन कहते हैं। या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए से अनुलेखन द्वारा आरएनए बनता है तथा आरएनए से रूपांतरण द्वारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये अधिकांश जीवों में ऐसा ही होता है, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ वायरस हैं, ठीक है, कुछ वायरस होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, यानी आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कुछ वायरस में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है, यानी पहले तो होता है कि साधारण जो मैक्सिमम जीव है उसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है जिसे हम लोग अनुलेखन कहते हैं। लेकिन कुछ वायरसों में क्या होता है, यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। उनमें क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनने लगता है, आरएनए से डीएनए बनने लगता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ध्यान रखिएगा कि कैंसर को समझने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का बहुत बड़ा महत्व था। यानी जब साइंटिस्टों को पता चला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तभी कैंसर बीमारी के बारे में अच्छे से अध्ययन हो सका। तो यहाँ तक था पूरा डीएनए का संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मुझे उम्मीद है आपको डीएनए का ये पूरा संरचना अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर डीएनए कितना होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। मानव में कितना होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। और मानव की कोशिका जो होती है वो तो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है जो जिसे हम लोग सीधा साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिका में इस बूंद से भी छोटी कोशिका होती है, इस पॉइंट से भी बहुत छोटी कोशिकाएं होती है, ये तो आप जानते ही हैं। और इस कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, उसमें होता है डीएनए। और इतनी छोटी सी कोशिका में इतना लंबा डीएनए यानी 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे रह जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसे हम लोग डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि इतना लंबा जो डीएनए होता है वो एक छोटी सी कोशिका के अंदर कैसे समाहित हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।